लेक्चर 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव के अंतर्गत ये आता है, यानी पीरियोडिक फंक्शन। पहले हम लोग जान लें पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो आप जानते ही हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वह एडवांस रूप है। वो जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जो है प्राइमरी स्टेज है और ये एडवांस रूप है जिसमें बहुत से साइंटिस्ट आएंगे आगे जो हम बताएंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो एनी फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम स्पेस कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन जो रिपीटेड होता है स्वतः अपने आप में किस स्पेस में, टाइम स्पेस में, टाइम स्पेस इंटरवल के अंदर में, टाइम के अंतर्गत ही रेगुलरिटी रिपीटेशन हो तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ द टाइम। जैसे मैथमेटिकली इसको लिखा गया कैसे कि फंक्शन एफ, एनी फंक्शन एफ टी, इसे आपका मैथ के स्टूडेंट है इसलिए आप समझ जाइएगा ये फंक्शन है जो टाइम डिपेंडेंट है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं, टाइम डिपेंडेंट है। टी से हुआ टाइम, एक फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड करता है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है और इंटीग्रेट हो सकता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ऑल टाइम, किसी भी समय के लिए ये पीरियोडिक है। देयर इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट टी सच दैट एफ टी प्लस टी एफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू 1। यह है एक कंप्लीट साइकिल में या कंप्लीट पीरियड में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टाइम कहते हैं या पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जो जिस नाम से चाहिए पुकार सकते हैं। तो यानी कि टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन एफ टी। एफ टी का जो है सो फंक्शन है। हमने मान लिया है कि r इज एनी इंटीजर। अब r की जगह पर आप n भी मान सकते हैं, लेकिन हमने n यहाँ क्यों नहीं माना है? क्योंकि आप पीछे पढ़े हुए हैं कि n को फ्रीक्वेंसी में लेते हैं तो n बराबर 1/t हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में नहीं हो जाए कि ओ वही तो है, आ जाए n की जगह पर आप भर दीजिए 1/t, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वो ना लेके हमने r ले लिया है कि r इज एनी इंटीजर। एनी इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन सो। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बिकम्स, वो कैसा हो जाएगा, एफ टी आर इंटू टी एफ टी फॉर ऑल टी। यानी एक साइकिल, एक रोटेशन के लिए आर क्या हो गया 1, दूसरा रोटेशन लेगा तो ये हो गया 2। इस तरीके से पीरियड इसका बढ़ते जाएगा। आइए जैसे टी टाइम पीरियड हुआ पहला के लिए, दूसरा के लिए हो गया 2t, तीसरे के पीरियड के लिए, चौथे पीरियड के लिए आर ऑल्सो द पीरियड्स ऑफ द फंक्शन एफ टी। एग्जाम्पल पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक साइन टी, साइन का भी जो ग्राफ होता है वो पीरियोडिक होता है और कॉस का भी ग्राफ पीरियोडिक होता है, जैसे साइन टी कॉस टी। अब यहाँ पर हम साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही हमने बता दिया है कि पूरा हम लोग टाइम फंक्शन चल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं है, टाइम स्पेस पे चल रहे हैं। इसलिए जितना भी हम लोग वेरिएबल इसमें वो टाइम से डिपेंडेंट लेंगे, इसीलिए यहाँ टी लिखा गया है। साइन टी कॉस टी आर पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 2π। पीरियड जो है किसके लिए, साइन टी और कॉस टी के लिए जो पीरियड हुआ वो हो गया 2π। सिमिलरली द पीरियड ऑफ साइन आर, ये नेचुरल इंटीजर से गुना हम कर दिए तो आर हो गया, यहाँ हो गया कॉस आर टी। तो इसके लिए जो हो गया वो आर से डिवाइडर हो गया। तो आप यहाँ पर आर की जगह पर 2 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका पीरियड सीधे पाई, यानी 2 से भागा सीधे पाई, जिसका चाहिए उसका निकल सकता है। वाई, जबकि पीरियड ऑफ टाइम टी इज पाई।
tan में अगर लीजिएगा तो tan आप जानते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, cos और sin का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब आगे आइए, फ्यूरियर थ्योरम, जो यही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आपको जानना है, जो इसी पीरियड पर आधारित है, इसीलिए हमने पहले आपको वो चीज आपको डिफिनेशन बता दिया। हो सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाए। स्टेटमेंट जान लीजिए, एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू पीरियड। यहां समझिए कि फाइनाइट का मतलब होता है जिसका लिमिट हो, इनफाइनाइट नहीं, मैंने लिमिट के अंदर इसको चलना है, और उसमें कंटिन्यूटी भी हो और वैल्यू उसका सिंगल हो। अब जैसे आप लोग मैथ में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 1, तो हम लोग लिख देते हैं कि x इक्वल टू 1, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर आ गया पावर, इसलिए वो सिंगल वैल्यू नहीं है, ये डबल वैल्यू है, यानी प्लस माइनस, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। अब हम क्यों इसको लिख देते हैं सीधे 1? इसलिए सीधे 1 क्यों लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये पारंपरिक रूप से है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव सोच के नहीं बढ़ते हैं। अब जैसे हमको कहीं जाना है तो ये यही नहीं सोच लेते हैं कि नहीं उनसे भेंट नहीं होगा, वो नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि उनसे भेंट होगा। इसलिए कभी भी मैथमेटिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू बराबर 1, तो x इक्वल टू लिखेंगे इतना, लेकिन आगे लिखेंगे कि टेक्स द पॉजिटिव वैल्यू आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में सीधे लिख देते हैं, बच्चे के लिए माफ है लेकिन आपके लिए माफ नहीं है, तो इसीलिए यहां लिख दिया गया स्टेटमेंट में सिंगल वैल्यू, यानी स्टेटमेंट जो होता है सभी चीज उसमें रहता है। विच आर मल्टीपुल ऑफ दैट ऑफ द गिवन फंक्शन, जो गिवन फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, मल्टीपुल ऑफ दैट ऑफ द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है, f इंटू टी। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग फ्यूरियर थ्योरम को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो y इक्वल टू एफ टी ए जीरो प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए आर कॉस आर ओमेगा टी प्लस बी आर साइन आर ओमेगा टी। ये हुआ विदाउट एक्सपेंशन। अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं यानी वैल्यू भर रहे हैं r का, तो ये तो जो का तो कांस्टेंट है, r इक्वल टू 1 भरेंगे 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा, आगे का नहीं दिखाया गया, a1 cos ओमेगा टी, फिर ये आ गया ar cos r ओमेगा टी, b1 sin ओमेगा टी, br sin r ओमेगा टी। वेयर ये फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल डिस्प्लेस होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये है। Thus the complex motion is a sum of cosine and sine component of amplitude a1 a2, ये देखिए एम्पलीट्यूड a1 a2 जाएगा, और सम किसका है, ये साइन और कॉस का। इवैल्यूएशन ऑफ a0 देखिए v1 v2 एंड फ्रीक्वेंसी which are multiple of omega, a0 is a constant। अब ये आपका ऊपर वाला जो हो गया वो फ्यूरियर थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, वहां तक तो हो गया, लेकिन ये निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसका एप्लीकेशन पूछता है कि स्टेट फ्यूरियर थ्योरम यूजिंग किसी एक एप्लीकेशन को देगा, कौन सा एप्लीकेशन देगा हमको मालूम नहीं, तो उसका डेरिवेशन के लिए ये चीज जानना जरूरी है कि a0 का हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस फॉर्मूला को निकालना जरूरी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूला पहला हम लोग a0 को निकालेंगे, फिर ar निकालेंगे, फिर br निकालेंगे, 3 स्टेप है इसमें। तो हम सबसे पहले a0 निकालना है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने पर ये एक्सप्रेशन आपका प्राप्त हुआ। चलिए अब इंटीग्रेशन तोड़िएगा, आप लोग तो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए जो अदर इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा तोड़िएगा तो उसका 0 होगा, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है।
कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए उसका 0 हो गया तो बच गया ही, तो ए जीरो इसका जो 1/t और ये हो गया। दूसरा हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं किसका, ए आर को, तो इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमने पाया y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी और ए जीरो इतना, A1 इतना, ए आर इक्वल टू 0 to 2 cos स्क्वायर 2, B1 में गुना करेंगे तो इतना मिलेगा, फिर BR में गुना करेंगे तो ये मिलेगा। अब नेक्स्ट कि सिर्फ ये टर्म cos स्क्वायर r ओमेगा टी का टर्म रह जाएगा, बाकी जो है मल्टीपुल ये इसका जो इंटीग्रेशन आप निकालिएगा उस सब का वैल्यू 0 आएगा। इसको हमने तोड़ दिया 1 प्लस कॉस r ओमेगा टी बाई 2 dt, फिर इसका दो इंटीग्रेशन है तो 1 वाले इंटीग्रेशन t बाई 2 और ये cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका वैल्यू फिर 0 आएगा। इस तरह ए आर का मान निकल जाएगा, ए आर का वैल्यू हो गया 2/t 0 to t। उसी प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बी आर ना, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बी आर, तो यहाँ कैलकुलेटर द्वारा लिखा नहीं है, इसको मिटा देना चाहिए। बी आर आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय साइन r ओमेगा टी इंटू डी टी, यानी बी आर इक्वल टू 2/t 0 to t साइन r ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बी आर, ए आर और ए जीरो का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको फ्यूरियर सीरीज कंप्लीटली मिल जाएगा। ये है अब इसका एप्लीकेशन।